नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 आउ है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब चैप्टर का नाम अगर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया कि एक लड़का है जिसका नाम है राहुल और राहुल के पास 15 पुस्तकें हैं। तो ये ले लीजिए मैंने पुस्तक, राहुल के पास 15 पुस्तकें हैं। अगर हम इसी 15 पुस्तकों को अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं तो ये लो जी, ये मैट्रिक्स बन गई। अगर मैंने ये ले लिया कि राहुल का एक दोस्त भी है, दोस्त का नाम जैसे रोहित ले लिया, ठीक है। राहुल का एक रोहित दोस्त है, उसके पास 13 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो उसके पास 13 पुस्तकें हैं, तो ये मान लिया कि ये है, और रोहित के पास कितनी है? 13 पुस्तकें। रोहित के पास 13 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? जैसे 15 और 13, ये हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैंने ऐसे मतलब मैट्रिक्स का अगर हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो मैट्रिक्स का सामान्य सूत्र ये कुछ इस प्रकार से होता है, AIJ। और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है M × N। मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर हिंदी में मैट्रिक्स की कोटि। अब कोटि की बात करें तो मैट्रिक्स की कोटि किस प्रकार निकालते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। तो जिसमें ये क्षैतिज रेखा होती है, ये होती है क्षैतिज रेखा और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा यानी कि जो ऐसी रेखा में जो संख्या लिखी होती है, इस रेखा में जैसे इस रेखा में संख्या कौन सी लिखी हुई है? 15 लिखी हुई है, ठीक है। तो ये होगी एक पंक्ति, जैसे ये होगी एक पंक्ति। और दूसरी ये रही, ये दूसरी पंक्ति, ये क्षैतिज रेखा में ये, ठीक है। तो ये होगी दूसरी पंक्ति। और ये हो गया एक स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, ये हो गया एक स्तंभ, ठीक है। एक स्तंभ हो गया, दो पंक्ति हो गई। और ये M × N होता है, ये M × N आखिर होता क्या है? तो M का मतलब होता है पंक्तियां और N का मतलब होता है स्तंभ। सामान्य तौर पर ये हमको बताते क्या है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ, ये इनके बारे में बताता है, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? जैसे इसमें हमने दो तो पंक्ति है, एक तो ये पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति और एक स्तंभ है, तो M यानी कि 2 × 1, ठीक है। 2 × 1 हो गया, इसकी कोटि हो गई या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 4 5 1 0, ये मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें कितनी तो पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है वो तो होती है पंक्तियां, और जो एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होते हैं स्तंभ। जैसे ये एक तो देखो, ये पंक्ति हो गई, ये एक पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब ये देखो इसी प्रकार, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हम किस प्रकार लिखेंगे? यानी कि 2 तो पंक्तियां होगी इसमें, ये 2 तो पंक्तियां हो गई, तो 2 × 3 ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। और जो ये गुणा का निशान है, यानी कि ये मल्टीप्लाई का जो निशान है, इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स में कितने अवयव है। जैसे मैट्रिक्स में 6 अवयव बताइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 अवयव है इसके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है और मैट्रिक्स का ये सामान्य सूत्र होता है। और ये जो हम किसी भी संख्या को अगर हम बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं तो वो हो जाती है मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अब ये स्तंभ पंक्तियों की बात होगी और इसका सामान्य सूत्र कुछ और भी होता है। जैसे मैंने अगर कोई भी हमें अवयव नहीं दे रखा है और हमसे ऐसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिक्स एक 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? जो ऊपर वाली पंक्ति होती है उसको इस प्रकार से लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। मतलब कि अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, तो मैट्रिक्स को किस प्रकार बनाएंगे, जो ऊपर वाली पंक्ति होती है, ऊपर वाली जो पंक्ति होती है उसमें हमें 11 वाले अक्षर लिखने हैं। अगर इसको मैं ऐसे बड़ा कर दूं तो ये देखो, मेरे को आपको पूरा वैसे समझा देता हूँ। जैसे ये इसको ऐसे डॉट 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 लगा के मैं इसे लिख सकता हूँ A1N, ठीक है। और ये हो जाएगा A2N, यानी कि इसमें ये वाली संख्या बदल रही है, ठीक है। ये जो 2 नंबर वाली होती है, अगर इसको हम पहली वाली संख्या को हम I बोलते हैं, दूसरी वाली संख्या को हम J बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहली वाली संख्या I में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इस तरफ से देखें तो आप बताओ, इस तरफ से देखें तो ये देखो, ये 1 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, J में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, I में परिवर्तन हो रहा है। तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AI1, ठीक है। और इसको डॉट 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 लगा के नीचे ये भी लिख सकते हैं AIN, ठीक है। N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और ये हो गया AI2, और इसको हमने लिख दिया AIN। इसी प्रकार ये हो जाएगा AI3, और ये डॉट डॉट लगा के लिख दिया AIN, ठीक है। और ये हो गया A3I, ये J हो जाएगा, सॉरी, ये वाला हो गया J। अब बात करते हैं A13 की। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसमें 1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसको 1 को तो हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा। और जो दूसरी संख्या होती है मैट्रिक्स में उसको बोलते हैं J, तो ये हो जाएगा J, और डॉट डॉट लगा के AIN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया A2J, A2N, A3J डॉट A3N, ठीक है। ये वाले मैट्रिक्स का ये सामान्य सूत्र होता है, यानी कि इस प्रकार ये चलता रहेगा कि A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 ऐसे चलता रहेगा, लिमिटेड तक होता है, मतलब कितना भी हम लिख सकते हैं। और नीचे की ओर देखें तो A11, A21, A31, A41, A51 और A61 कुछ इस प्रकार से। और इस तरफ देखें तो A12 मतलब A21, A22, A31, और इनमें जो चलता है इनमें सीधा मतलब जो गिनती होती है ना उसके अनुसार चलता है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। और जो नीचे स्तंभों की तरफ चलते हैं हम, यानी स्तंभ की तरफ चलते हैं नीचे की ओर, तो ये 10-10 का अंतर चलता है इनमें, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने मैट्रिक्स के बारे में पूरा जान लिया है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि हम किस प्रकार लिखते हैं, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस प्रकार लिखते हैं। और जैसे हम दर्शाते किससे हैं, M × N से दर्शाते हैं, ठीक है। उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम M × N से दर्शाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में। मैट्रिक्स के प्रकार, तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स होती है 7 प्रकार की, ठीक है। मैट्रिक्स होती है 7 प्रकार की। मैट्रिक्स 7 प्रकार की होती है, जिसमें 7 प्रकारों में पहली तो होती है स्तंभ मैट्रिक्स, दूसरी होती है पंक्ति मैट्रिक्स, और तीसरी होती है वर्ग मैट्रिक्स, चौथी होती है अदिश में सदिश, चौथी होती है विकर्ण मैट्रिक्स, और पांचवी होती है अदिश मैट्रिक्स, और जो छठे नंबर पे आती है वो आती है तत्समक मैट्रिक्स, और जो 7वें नंबर पर आती है वो आती है शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। हम एक एक के बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे। पहली जो होती है वो होती है स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, यानी स्तंभ अवयव क्या होता है, तो स्तंभ मैट्रिक्स वो होती है जिनमें केवल एक स्तंभ होता है और पंक्तियाँ चाहे कितनी भी हो सकती है, मतलब यानी स्तंभ मैट्रिक्स वह है जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, ठीक है। यानी कि ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया, ये देखो, इसमें केवल एक स्तंभ है, पंक्तियाँ 4 हैं, पंक्तियाँ 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ सिर्फ एक ही होना चाहिए। वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी होती है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव।
तो पंक्ति मैट्रिक्स वह होती है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें वही वाला रूल है, यानी 1 0 3 -3 ऐसे कुछ लिख दिया मैंने। यानी जो स्तंभ मैट्रिक्स होती है उसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए, और जो पंक्ति मैट्रिक्स होती है उसमें केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर आती है हमारी वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है? तो वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की, यानी कि हम इसको परिभाषा रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, वर्ग मैट्रिक्स वह होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो, उसे हम बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर 3, यानी वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। ऑर्डर लिख के देखते हैं, देखो, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसमें देखो ये एक पंक्ति, ये दो पंक्ति, तो 2, यानी जो क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको, क्षैतिज रेखा इसमें 2 है। और अगर ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें, देखो ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ठीक है। और 2 × 2 ऑर्डर की, यानी जिनका ऑर्डर भी समान हो तथा इनमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। और पंक्ति मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर लिखते हैं हम, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें देखो एक पंक्ति है, ठीक है, तो एक पंक्ति, एक इंटू और एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 × 4। और इसी प्रकार इसकी देखते हैं, तो ये देखो ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, तो इसमें कितनी होगी, 4 तो पंक्तियाँ हो गई और एक स्तंभ हो गया। और स्तंभ मैट्रिक्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AIJ, यानी स्तंभ मैट्रिक्स में जो स्तंभ होगा वो तो एक ही होगा, तो यानी कि इसमें ये वाला तो एक होगा स्तंभ, तो पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है तो इसको हम m × 1 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है, स्तंभ एक होना चाहिए। और इसी प्रकार पंक्ति मैट्रिक्स का हम किस प्रकार लिख देंगे, सामान्य सूत्र AIJ, इसमें पंक्ति एक होगी और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र और ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र, ठीक है। अब वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो, उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बात करते हैं चौथी मैट्रिक्स की बात। हमारी जो 4 नंबर पर वो जो मैट्रिक्स आती है उसे हम बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स वह होती है, यानी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें विकर्ण, यानी कि ये विकर्ण के अतिरिक्त, यानी विकर्ण को छोड़कर बाकी जो भी अवयव बच गए हैं वो शून्य होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 2 1 0, यानी कि ये क्या होगी, एक विकर्ण मैट्रिक्स। यानी विकर्ण मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी जो भी अवयव है वो शून्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसका हम ऑर्डर किस प्रकार लिखेंगे, जैसे ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, तो ये होगा 3, और ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, तो 3 × 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर या फिर अवयव की कोटि हो गई, ठीक है। अब विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। अब 5वें नंबर पर आती है हमारी अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, अदिश मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स है जिसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो तीनों समान होनी चाहिए, यानी जितने भी अवयव हो, जैसे 3 हो 4 हो कितने भी हो, जो विकर्ण के अवयव होने चाहिए वो समान होने चाहिए। यानी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसका ये मान 1 है या फिर हमने इसे मान लिया ये √3 है, तो इसका मान भी √3 होना चाहिए और इसका मान भी √3 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यानी कि अदिश मैट्रिक्स है तो वो विकर्ण मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, लेकिन जो विकर्ण के जो अवयव हैं वो सभी समान होने चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, एक अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। और बाकी अगले नंबर पर आती है हमारी कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर हम उसको बोलते हैं तत्समक अवयव।
तत्समक अवयव किसको बोलते हैं, यानी पहली बात तो यह है कि वो एक मतलब इसमें तो हम कुछ सीधा ऐसे लिख सकते हैं, तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव है जिसके अंदर विकर्ण के जो अवयव हैं वो सभी एक एक होने चाहिए, यानी कि विकर्ण के जो भी अवयव हैं वो सब एक एक होने चाहिए, वन वन होने चाहिए, और जो बाकी जो अतिरिक्त यानी विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त जो भी अवयव है वो सब शून्य होने चाहिए, और विकर्ण के अवयव वन 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 ऐसे होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, ये 2 × 2 ऑर्डर की, जैसे 1 0 0 1, यानी इसमें विकर्ण के अवयव होते हैं वो तो होने चाहिए 1 और 1, जैसे 1 1 1 होने चाहिए, और बाकी के जो अवयव है वो सब 0 0 होने चाहिए। एक 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, ये हो गया, ये तत्समक मैट्रिक्स हो गया 3 × 3 ऑर्डर का, और ये हो गया 2 × 2 ऑर्डर का, ठीक है। यानी कि देखो इसमें देखो विकर्ण के जो भी अवयव है वो सब एक एक है, ठीक है, और बाकी जो भी अवयव है वो सब शून्य शून्य है, तो ये हो गई तत्समक मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो छठे नंबर पर आती है वो होती है शून्य मैट्रिक्स। अब शून्य अवयव क्या होता है, जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, चाहे 3 × 3 की ले लो, या फिर 1 × 1 की ले लो, या फिर 2 × 2 की ले लो, कितने की भी ले लो, लेकिन सारे जो अवयव हैं वो सब क्या होने चाहिए, शून्य होनी चाहिए, वो होती है शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। और हम शून्य मैट्रिक्स को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं रिक्त मैट्रिक्स या रिक्त अवयव, ये नाम लिख लेना आप, इसको हम रिक्त अवयव भी कहते हैं, ठीक है। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, मैट्रिक्स के ऑर्डर या मैट्रिक्स की कोटि के बारे में पढ़ लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है, मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कुछ इसमें से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 में हमें कुछ फैक्ट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड के कुछ हमें डाटास दिए हुए हैं जिनको हमने इस पर लिख लिया है। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला, तो हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसमें बनाना क्या है, यानी इसमें उदाहरण नंबर 1 में जो पहला है वो क्वेश्चन ये है कि 3 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाइए इसमें, यानी इसकी सहायता से हमें एक 3 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है। तो चलो बनाते हैं। ये लिख दिया मैं 30 25 25 31 27 और 26, ये बन गई जी। यानी 3 × 2 देखो, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो 3 तो पंक्तियाँ हो गई, और ये 1 स्तंभ और ये 2 स्तंभ। 3 × 2 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पंक्ति, यानी ये लो जी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये वाली हो गई तीसरी पंक्ति, और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। दूसरा स्तंभ ये पहला और ये दूसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि यानी कि जो संख्या है वो क्या प्रकट करती है। तो ये क्या प्रकट करती है, यानी कि इस वाले दो में ये दो क्या प्रविष्ट मतलब क्या प्रविष्ट करती है, तो ये वाली कहती है महिला कर्मियों की संख्या फैक्ट्री नंबर 3 में। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, ठीक है। तो क्या प्रकट करती है, ये हो गया तीसरी पंक्ति और ये हो गया दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये देखो हम इसको देखते हैं, तो ये 26 आ रहा है, ठीक है, 26 आ रहा है, तो ये हमें क्या प्रकट करता है, यानी ये हमें फैक्ट्री नंबर 3 में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है। अब उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमें दे रखा है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स में 8 अवयव है, ठीक है। एक मैट्रिक्स में 8 अवयव है, तो हमें उससे बनने वाली संभावित कोटियाँ बतानी है, ठीक है। तो हम कोटियाँ किस प्रकार बताएंगे, हमने बात की थी जब हमने एक मैट्रिक्स बनाया था m × n ऑर्डर की, तो हमने ये बात की थी कि जिसमें ये जितने भी अवयव हो वो इनकी मल्टीप्लाई पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यानी इसमें 2 × 3 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने अवयव इसमें आएंगे। तो मतलब कि सीधी बात यह है कि हमें इसके टुकड़े करने हैं अलग अलग, ठीक है।
तो हम कुछ प्रकार करेंगे, जैसे एक तो बन सकती है इसे 1 इंटू 8 की मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर एक और बन सकती है 8 इंटू 1 की, यानी जिसमें 8 पंक्तियाँ हो और एक स्तंभ हो, और इसमें एक पंक्ति हो और 8 स्तंभ हो। दूसरी बन सकती है 2 इंटू 4 की, यानी जिसमें 2 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हो, और एक बन सकती है 4 इंटू 2 की, ठीक है। ये 4 ऐसे संभावित कोटियाँ, हम इस संभावित कोटियों की मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 3। ये उदाहरण नंबर 3 में हमें दे रखा है कि एक ऐसे 3 इंटू 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स के सामान्य सूत्र की पहले बात कर ली थी। सामान्य सूत्र क्या होता है मैट्रिक्स का? aij m इंटू n, ठीक है। हमें 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो हम किस प्रकार बनाएंगे? 3 इंटू 2 ऑर्डर की, यानी इसमें 3 तो पंक्तियाँ होनी चाहिए और 2 स्तंभ होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं A11 A12 A21 A22। इसका जो बड़ा रूप कर रहा हूँ, मतलब इसका विस्तार कर रहा हूँ, ठीक है। A22, यानी इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है 3 इंटू 2। इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, और ये हो गया A31 A32, ठीक है। अब ये हो गई 3 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। यानी इसमें ये 3 तो पंक्तियाँ हो गई और ये 2 हो गए स्तंभ, ठीक है। अब हमें क्या है, इन सारे एलिमेंट्स यानी इन सारे अवयवों को ज्ञात करना है। ज्ञात किस प्रकार करेंगे? ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र दे रखा है aij बराबर 1/2 i माइनस 3j, ठीक है। तो लिख लेते हैं aij बराबर 1/2 i माइनस 3j, ठीक है। अब aij हमें ज्ञात क्या करना है? 11। तो 11 को लिखो, 11 बराबर i की जगह पर 1 आएगा और j की जगह पर भी 1 आएगा, ठीक है। 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1/2 1 माइनस 3 और बराबर 1/2 मापांक में आ जाएगा माइनस का 2। अब ये देखो, अब ये है मापांक का चिन्ह है। मापांक का चिन्ह मतलब कि क्या करता है, जो प्लस में रहता है उसको प्लस में रखता है और जो माइनस में होता है उनको भी प्लस में कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1, यानी हमने 11 एलिमेंट निकाली है। 11 बराबर क्या आ जाएगा? हम इसको इधर मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे जो मैट्रिक्स हो जाएगी, ऐसे पहला एलिमेंट तो हमारा आ गया, ठीक है। 11 हमने 1 निकाल लिया। अब निकालते हैं A12। अब i की जगह पर क्या रखेंगे? 1, ठीक है। और j की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2। ठीक है, ये हमने A12 भी निकाल लिया। A12 को हमने यहाँ पे लिख दिया A5/2। हमें 4 एलिमेंट और निकाल लिया, तो हम निकालते हैं A21। A21 बराबर 1/2। आप इस प्रकार से इसको निकालना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। A21 इज इक्वल टू A21 बराबर आएगा 1/2 और A22 बराबर आएगा 2। A22 बराबर आएगा 2 और A31 बराबर आएगा 0 और A32 बराबर आएगा 1/2, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिए हैं। आपको इस प्रकार से सोल्व करके इसको देखना है और उसके बाद में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पुट करना है। A21 बराबर आ गया 1/2 और A22 बराबर आ गया 2, A31 बराबर आ गया 0 और ये आ गया 1/2। और ये लो जी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। यही आंसर है। हमें बनाना क्या था? 3 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी थी, ठीक है। तो हमें किसकी सहायता से, इसके द्वारा ये प्रदत्त थी, तो हमें इस सूत्र की सहायता से हमें ये एक मैट्रिक्स बनानी थी, जो हमने ये सीख ली है। अब ऐसे जो हमारे 3.1 में जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। मैंने आपको इसका एक तरीका बता दिया है, आप इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आ गए हम उदाहरण नंबर 4 पे, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 में हमें दे रखा है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके बराबर में हमें एक ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें A, B, C, X, Y और Z के मान ज्ञात करने हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर
ये दे रखी है, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स हमें दे रखी है और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप जब भी मैट्रिक्स को ऐसे a बराबर b बराबर लिखे तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कभी ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये a बराबर हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, इसे AIJM×n, या फिर यहाँ पे हमने b लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से लिखना है, हमेशा a बराबर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको भी हमें कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स समान कब होती है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स समान कब होगी, जब इन दोनों की ये ऑर्डर समान होनी चाहिए, यानी अगर इसका ऑर्डर में दे रखा है 2×3 तो इसका ऑर्डर भी होना चाहिए 2×3, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो भी अवयव है, जैसे ए मैट्रिक्स में हमने मान लिया अवयव है 2, 3, 0 और 1, ये वाले अवयव है ए मैट्रिक्स में, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स में भी ये वाले अवयव ही होने चाहिए, मतलब अगर 11, 2 है तो 11 इसमें भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अगर इसमें A21 0 है तो इसमें भी A21 कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी। और इसमें एक और बात ध्यान में रखना है, इसकी दोनों की कोटि समान होनी चाहिए तभी दो मैट्रिक्स बराबर होगी। अब इसमें हमें दो मैट्रिक्स बराबर दे रखी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स बराबर दे रखी है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अवयव है ये इसके बराबर है और ये वाला अवयव इसके बराबर है और ये वाला अवयव इसके बराबर है, और इन दोनों की कोटियाँ भी क्या है, बराबर। जैसे ये 3×3 ऑर्डर की है, देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो ये 3 तो होगी पंक्ति, और ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, मतलब कि 3 स्तंभ हो गए। इसी प्रकार ये भी हो गई 3×3 ऑर्डर की, यानी इनका ऑर्डर भी समान है और ये दोनों बराबर में दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों इनके जो संगत अवयव है, यानी कि जो संगत एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि 11 जो अवयव है वो इसके 11 के बराबर होगा, तो हम लिख लिया जी 1x + 3 = 0, तो x = जाएगा -3, ठीक है। और इसी प्रकार A12 है वो इसके A12 के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया जी z + 4 = 6 और z बराबर हो गया 2, ठीक है। यानी कि ये इस प्रकार से हुआ, वो नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब ये इधर प्लस का है तो इधर जाके हो जाएगा -4, ठीक है, और इधर जाके -4 हो जाएगा, तो z बराबर 2 है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये वाला अवयव इसके बराबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i - 7 = 3y - 2, ठीक है। अब 2y इधर प्लस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये -2 इधर माइनस का है तो ये इधर जाएगा प्लस का, तो -7 + 2 = 3y - 2y, ये हो जाएगा -5 = 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या आएगा, y, तो y का मान आ गया जी -5, ठीक है। इसी प्रकार हम a-1 को -3 के इक्वल रख देंगे, तो a-1 = -3 और a = जाएगा -3 + 1, a = -2, ठीक है, ओके। और इसके बाद में हमने ये वाला इसके बराबर रख देते, तो इसका हो जाएगा 2c + 2 = 0, यानी कि इसमें जो भी संगत अवयव वो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि इसमें बीच में बराबर का निशान लगा रखा है और इनके दोनों के ऑर्डर समान है, ठीक है। तो 2c + 2 = 0, 2c = -2 और c = इधर ये गुणा में है तो इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में, c = आपने पक्षांतर के नियम तो पढ़े होंगे। और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा b - 3 = 2b + 4, तो जाएगा b - 2b = 4 + 3 आएगा, ठीक है। ये इधर मैंने पक्षांतर कर दिया और इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, तो जाएगा -b = 7 और माइनस चिन्ह से अगर दोनों साइड में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b = -7, ठीक है। ये हमने छठों के छठों मान निकाल लिया, यानी हमने a b c x y z 6 के मान निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार हमें यानी दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हो तो इनके संगत एलिमेंट बराबर करके हम सभी के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे जो प्रश्नावली है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप ही को सोल्व करने हैं। अगर किसी भी प्रश्न में 3.1 में अगर आपको एक भी प्रश्न में डाउट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, ठीक है।
अब हम आ गए उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर 5 में दे रखा है कि ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके बराबर में ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें मान क्या किसका ज्ञात करना है, ए बी सी डी। ये प्रश्न बिल्कुल उदाहरण नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है मतलब कि उसमें सीधे मान निकल रहे थे। अब हम इसके में समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में इसके मान निकालने पड़ेंगे। ये समीकरण बना लिया हमने, जैसे ये 2a + b = 4, ठीक है, ये वाला हो गया। और ये मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको इसके बराबर रख देंगे, तो a - 2b = -3, समीकरण नंबर 2। a - 2b = -3, ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3, और इसको इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो 5c - d = 11, ठीक है, ये आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। और इसके बाद में इसको हम इसके बराबर रख देंगे, तो 4c + 3d = 24, ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो हम इन समीकरणों से हमें a b c d के मान ज्ञात करने हैं। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमने 10th और 11th में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करे हैं, जिससे हमें समीकरण नंबर 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये 2a है, इसको हमें 2a के बराबर मतलब कि प्लस माइनस करने के लिए या इसका मान निकालने के लिए हमें समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, तो हो जाएगा 2a + b = 4, और हम समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2a - 4b = -6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को घटा देंगे। इन दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, यानी चिन्ह बदल जाएंगे इनकी, यानी ये तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। अगर इनको घटाएंगे तो हमें माइनस करना है, तो ये प्लस का 2a और ये माइनस का 2a, ये दोनों कट जाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस के ये जुड़ जाएंगे दोनों, क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस का होके दोनों जुड़ के हो जाएंगे 5b, और = ये हो जाएंगे 10, ठीक है। तो b बराबर आ गया हमारा 10/5, p बराबर 2, ठीक है। इसी प्रकार हम यानी हम b का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा 1 का मान आ जाएगा। चलो रख के देख लेते हैं, 2a + 2 = 4, ये हमने b का मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2a = 4 - 2, और 2a = ये जाएगा यहाँ पे 2, और a = 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने a का मान निकाल लिया है और b का मान निकाल लिया है। अब इसी प्रकार से हमें इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें पहले या तो हमें c के पोर्शन को बराबर करना है, या फिर हमें d के बराबर करना है। तो d के गुणज को बराबर करने के लिए हमें समीकरण नंबर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। अगर हम जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3d और ये भी 3d दोनों बराबर हो जाएंगे, जिससे हम c का मान निकाल के, c का मान समीकरण नंबर 3 में रख के d का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम समीकरण नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके मैं इसे लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण नंबर 3 व 4 से, तो समीकरण नंबर 3 को रख देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 15c - 3d = 33, ठीक है। और समीकरण नंबर 4 क्या है, 4c + 3d = 24, ठीक है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 15 और 4 कितने हो गए, 19c, और ये दोनों प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, और बराबर क्या आ जाएगा, ये 33 और 24 कितने हो जाएंगे, 57, ठीक है, 57 हो जाएंगे। और हम ये पल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये हो गया 57/2, यानी इसका हमने 19 का इधर पक्षांतरण कर दिया है, ठीक है। तो c बराबर आ जाएगा 3। अब ये c का मान अगर हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, या फिर समीकरण नंबर 4 में, किसी में भी रख दो, मान हमें सेम ही आएगा। तो हम c का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो इसको इस प्रकार से रख देते हैं, c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर
सी का मान अगर हम जैसे समीकरण नंबर 3 में रखें तो हो जाएगा 5 3 माइनस का डी इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 माइनस डी इज इक्वल्स टू 11, और डी का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 15 बराबर 11 प्लस डी, और ये 11 का हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा डी बराबर 15 माइनस 11, और डी बराबर आ जाएगा 4। अब हमें 3.1 के जो उदाहरण थे हमने सारे सोल्व कर लिए हैं, और जो इन उदाहरणों में मैंने आपको क्वेश्चन बताए वही सेम के सेम 3.1 प्रश्नावली में हैं। तो आपको इनमें से देख के या फिर मैंने आपको सारे के लॉज बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। अब जो हमने 3.1 के पीछे जो भी 5 उदाहरण थे मैंने आपको बता दिए, और ये 5 उदाहरण थे उसी टाइप के 3.1 में क्वेश्चंस है। तो आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, और अगर किसी भी प्रश्न में आपके डाउट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।